हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी 2022 का करंट फेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इंडियाज बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी जो है वो बनाई जा रही है, और वो कहाँ पे बनाई जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडियन रेलवेज की तरफ से बनाई जा रही है, मतलब आप कह सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से इसको बनाया जा रहा है। और ये उन्हीं की एक जगह है किशनगंज, इंडियन रेलवेज की, वहां पे इसको बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये इंडिया का बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी होगा। तो ये इंडियन रेलवेज की एक जगह है किशनगंज में, वहां पे इसको बनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा खर्चा इसके ऊपर किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 31 करोड़ रुपए जो है वो इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और इसको बनाया जाएगा ताकि हर तरह की एडवांस ट्रेनिंग जो है वो दी जा सके। क्योंकि इंडियन रेलवेज जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, उन्होंने अपना अलग से एक बोर्ड बनाया हुआ है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। और आपने बहुत से प्लेयर्स के नाम सुने होंगे, शायद आपको पता नहीं होगा। सुशील कुमार जो कि ब्रॉन्ज जीत चुके हैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, 2012 में लंदन ओलंपिक्स में जीत चुके हैं। साक्षी मलिक जो कि ब्रॉन्ज मेडल 2016 में जीत चुकी थी रियो ओलंपिक्स के अंदर। ऐसे मीराबाई चन्नू सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, रवि कुमार दहिया ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पुनिया जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, सबने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। तो ये सारे के सारे इंडियन रेलवे से ही बिलोंग करते थे। तो इसलिए रेलवे जो है वो स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट करने के लिए ये एक नया वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी बना रहा है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा होगा, और ये किशनगंज दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, जो कि केबल्स के साथ जो है सहारा लेके ब्रिज जो है वो खड़ा होगा, और ये कहां पे कंस्ट्रक्ट जो है वो किया जा रहा है। इसमें दो चीजें आपने बतानी है, एक तो उसका नाम ब्रिज का, और कौन सी नदी के ऊपर है तो उसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा, और कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उसको बनाया जा रहा है। तो वो अंजी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, तो इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और ये कहां पे बनाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रेलवे इस ब्रिज को बना रही है, जो कि आप कह सकते हो कि केबल्स की सहारे जो है वो खड़ा होगा पूरा का पूरा ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज है, और ये रेल ब्रिज होगा दोस्तों। और साथ में इसमें एक बात और याद रखनी है, एग्जैक्ट जगह ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, अंजी नदी के ऊपर। तो अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, और ये कटड़ा से लेके रियासी डिस्ट्रिक्ट तक बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि एक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का ही पार्ट है। और रिसेंटली अभी हम क्वेश्चन करके भी हटे हैं कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंदर एक लॉन्गेस्ट टनल जो है वो बनाई गई है पूरे इंडिया की, और उसका नाम है T49 टनल, जिसकी जो लंबाई है वो 12.758 किलोमीटर है, 12.758 किलोमीटर है। और ये पूरी की पूरी पीर पंजाल टनल को कवर कर देगी, क्योंकि पीर पंजाल टनल की जो लंबाई है वो 11.2 किलोमीटर है, और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल बन गई है T49, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के अंदर स्थापित की गई है। और ये जो हमारे पास ये पूरा का पूरा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये बारामूला को जोड़ेगा, जो कि नॉर्थ कश्मीर में आता है, ये नॉर्थ कश्मीर वाले एरिया में, और उसको जोड़ेगा किसके साथ, ये जोड़ेगा उधमपुर के साथ, जो कि आप कह सकते हो जम्मू में आता है। तो जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ने के लिए रेल लिंक जो है वो बनाया गया है। और 11 किलोमीटर की जो पीर पंजाल रेलवे टनल है वो भी इसके अंदर स्पेशली बनाई जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो रेलवे ब्रिज है, ये जैसे ही रेडी हो जाता है तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है नीचे से, समुद्र तल से आप कह सकते हो, रिवर बेड से आप कह सकते हो, 331 मीटर होगी। और इस ब्रिज की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 500 मीटर है, मतलब कह सकते हो एग्जैक्ट 473.25 मीटर है। और इसको 96 केबल्स, मतलब जो रस्सियां होंगी, बड़ी बड़ी केबल्स होंगी, उसके सहारे से इसको खड़ा किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है केबल स्टेड ब्रिज, मतलब केबल की सहायता से इसको जो है वो खड़ा किया जाएगा, उसी के सहारे ये खड़ा रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, चेनाब नदी के ऊपर, चेनाब ब्रिज के नाम से वो बहुत ही फेमस है। तो ये सारी चीजें आपने खास तौर से याद रखनी है, क्योंकि कुछ चीजें रिसेंटली हुई हैं, कुछ इसके साथ आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्रिज भी जो है वो कौन बना रहा है,
इंडियन रेलवेज की मदद से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये रेलवे लिंक है दोस्तों, तो फिर से इंडियन रेलवे का यहाँ पे नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो पहले दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन रेलवे से संबंधित थे। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी जो है वो इंडिया की मिलीनियर कैपिटल के नाम से उसको नवाजा गया है, कौन सी रिपोर्ट के अंदर? ह्यूरोन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो ह्यूरोन ने दो रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज की है, एक तो वेल्थ रिपोर्ट रिलीज की है इंडिया रिपोर्ट 2021, और एक इन्होंने लग्जरी कंज्यूमर सर्वे जो है वो भी इशू किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो बिलियनियर्स हैं वो कौन सा ब्रांड पहनते हैं, जो मिलियनियर्स हैं वो कौन से होटल्स में जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं, और वो कितना डिजिटल हैं, ये सारी चीजों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम कहें इस लग्जरी कंज्यूमर सर्वे के अकॉर्डिंग जो मिलीनियर कैपिटल है, या वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिलीनियर कैपिटल है इंडिया की, वो मुंबई है। और ये माना गया है कि मुंबई में ऐसे टोटल 20,300 घर हैं जो मिलीनियर हाउस होल्ड्स में आते हैं। और अगर आप देखोगे इसके में दूसरा रैंक जो है वो दिल्ली को मिला है, दिल्ली में 17,400 मिलीनियर हाउस होल्ड्स हैं, और कलकत्ता का रैंक जो है वो तीसरा है, और इसमें 10,500 मिलीनियर हाउस होल्ड्स हैं। इसीलिए आपने पहली, दूसरी और तीसरी रैंकिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इंडिया टू हैव $6 लाख मिलीनियर हाउस होल्ड जो है वो अगले 5 साल के अंदर हो जाएंगे। ये ह्यूरोन इंडिया की रिपोर्ट है, क्योंकि अभी फिलहाल 4,58,000 ऐसे हाउस होल्ड हैं जो मिलीनियर हाउस होल्ड्स में आते हैं। और ये अगर 2020 की तुलना में आप देखोगे तो 11% राइज है, आप कह सकते हो। इवन कोविड-19 के होते हुए भी इनकी संपत्ति जो है वो बड़ी है। और इवन ये जो लोग हैं, जितने भी ये मिलीनियर्स हैं, ये सारे के सारे 36%, अगर आप देखोगे इसका सारे के सारे मिलीनियर्स का अगर सर्वे लेते हैं तो 36% मिलीनियर्स जो हैं वो यूपीआई माध्यम से या ई वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करोगे तो मात्र ये 18% ही था। और ये कौन से होटल में जाना पसंद करते हैं? ताज होटल में ये ज्यादा जाना पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पे ओबराय होटल, तीसरे नंबर पे द लीला होटल आता है। और ये कौन सी घड़ी पहनना पसंद करते हैं? रोलेक्स जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड लग्जरी वॉच ब्रांड जो है वो बन चुका है, जो ज्यादातर लोग जो है वो पहनते हैं। इवन बहुत से जो ये मिलीनियर्स हैं ये अपने आप को खुश मानते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऐसे मिलीनियर्स जो हैं वो 66% है, इससे पहले 72% थे, लेकिन अभी जो है वो ये संख्या थोड़ी सी कम हो गई, 66% हो गई अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स के बेसिस पे इसको देखोगे। तो ये ह्यूरोन इंडिया की दो रिपोर्ट्स के अंदर ये डाटा जो है वो हमारे सामने आया है। एक डाटा कहता है वेल्थ रिपोर्ट के बारे में, एक जो है वो लग्जरी कंज्यूमर सर्वे के बारे में बताता है। तो ये रिपोर्ट जो है वो इंडियन मिलीनियर्स के ब्रांड प्रेफरेंसेस, कंजम्पशन हैबिट्स, कहाँ पे वो पैसा खर्च करते हैं, लाइफस्टाइल ट्रेंड, ये सारी चीजें बताता है। और ये ह्यूरोन जो है वो 1998 में स्थापित किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर? तो आपको पता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है कि कौन से इकोनॉमिक डिसीजन जो है हमने लेने हैं, या कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक फुल टाइम मेंबर बनाए गए हैं संजीव सान्याल। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे संजीव सान्याल जो कि एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन है, उनको फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन कौन है? विवेक देबरॉय। रिसेंटली रीअपॉइंट किए गए थे विवेक देबरॉय। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है इकोनॉमिक या उससे रिलेटेड मैटर्स के अंदर। और करंटली जो संजीव सान्याल हैं वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और बहुत ही फेमस ऑथर भी हैं दोस्तों, ये बहुत सी बुक्स लिख चुके हैं, ये खास करके ज्योग्राफी के लिए लिख चुके हैं। जैसे इन्होंने बुक लिखी लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी। फिर एक इन्होंने लिखी द इंडियन रेनेसेंस, द इंडियन रेनेसेंस। इसमें लिखा हुआ है कि हजारों सालों से इंडिया जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से जो है पीछे भी चला गया था। फिर इन्होंने लिखा इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज्योग्राफी, कि किस तरह से लैंड जो है वो डिवाइड हुई, किस तरह से पहले हमारे पास होता था एरिया। तो ये सारी की सारी बुक जो है वो संजीव सान्याल की तरफ से लिखी गई हैं। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इसमें विनोद कनन का नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली सीईओ बनाए गए हैं विस्तारा एयरलाइंस के। ऐसे जी अशोक कुमार का नाम देख रहे हो, ये नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। नेक्स्ट है विजय पॉल शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन के चेयरमैन बनाए गए थे। चेयरमैन बनाए गए थे CACP के, कमीशन ऑफ फॉर
एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, उसके चेयरमैन विजय पॉल शर्मा बनाए गए। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन रेलवे ने कौन सी कंपनी के साथ मिलके जो है वो इंडिया का पहला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट जो है वो बनाया है और कौन सी जगह पे इसको बनाया है? तो फिर से दो क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी के साथ मिलके और कौन सी जगह पे ये फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट बनाया है। फिर से हम बात किसकी कर रहे हैं? देखो इंडियन रेलवेज की। तीसरा क्वेश्चन जो इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो अपने याद रखना है भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ मिलके जो है वो इसको बनाया जा रहा है और इसको मध्य प्रदेश का जो बीना एरिया है वहां पे इसको बनाया जा रहा है। अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसकी टोटल कैपेसिटी जो 1.7 मेगावाट है और काफी हिस्सा इसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो गाड़ियां हमारी चलेंगी उसको पावर सप्लाई जो है करेगा, सोलर बेस्ड जो है वो गाड़ियां अब चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो सोलर बेस्ड सप्लाई की जाएगी इस 1.7 मेगावाट प्रोजेक्ट से, जो कि बीना मध्य प्रदेश में लगाया गया। तो सोलर प्लांट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम, ताकि गाड़ियां जो है वो लाइन के थ्रू जो है वो यहाँ से एनर्जी जो है वो हासिल कर सकती हैं और अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख यूनिट एनर्जी जो है वो एनुअली यहाँ से क्या होगा, जनरेट होगा। तो आप कह सकते हो ये इसकी टेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छे से की जा चुकी है और इंडियन रेलवे इसको अब ऑपरेट करना स्टार्ट करेगी। तो कंस्ट्रक्शन जो सोलर प्लांट की है इंडियन रेलवेज की तरफ से जो की गई, ये एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो इंडियन रेलवेज को प्रोवाइड करती है और आत्मनिर्भर भारत के एक लक्ष्य को भी आगे प्रोती है। और सोलर पावर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया गया है वो उन जगह पे जो कि खाली हैं और इंडियन रेलवे से संबंधित हैं और उसको अब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे यूज करेंगे इंडियन रेलवेज के लिए ही। इसमें 58,000 सोलर मॉड्यूल जो है वो यूज किए गए हैं, जो कि 145 जो है आप कह सकते हो कि अलग अलग जगह पे 145 सेट्स बना के जो है वो उसके ऊपर इसको लगाया गया है, ताकि जो सन एनर्जी है वो इसके अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो सके। तो आप कह सकते हो ये सोलर प्लांट्स को लगाने का लक्ष्य जो है वो इंडियन रेलवेज का इसलिए भी है क्योंकि इंडियन रेलवे अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर लेके आना चाहता है और गो ग्रीन बनना चाहता है। कब तक? 2030 तक। और ऐसे नहीं है कि ये इंडियन रेलवे का पहला प्रोजेक्ट है, इससे पहले 100 मेगावाट के कई रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है वो लगा चुका है ये इंडियन रेलवे। कई स्टेशंस के ऊपर, कई बिल्डिंग्स के ऊपर ये लगे आपको दिखेंगे। और इंडियन रेलवेज के बारे में खास तौर से याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, फिर से एक ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी ओडिशा है, ओडिशा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पिक्चर से हाईलाइट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जाके आए हैं 18 से लेकर 23 फरवरी के बीच में 2022 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस के साथ जो है वो ज़्यादा पैक्ट जो है वो इन्होंने साइन किए हैं, साइन नहीं कहेंगे, ऑलरेडी पैक्ट साइन हुए हैं, तो उसके ऊपर फोकस जो है वो किया गया है। तो बाइलेटरल एक्सचेंज किया गया है, एक तो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, एक ओशन गवर्नेंस के ऊपर। तो पानी से रिलेटेड हम जो है वो ट्रेड से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें कर सकें, जैसे कि आप कह सकते हो पोर्ट्स का निर्माण करना है, चाहे हमने मैरीन ट्रेड करना है, चाहे हमने नेवल इंडस्ट्रीज लगानी है, फिशरी को हमने इम्प्रूव करना है, मैरीन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने फ्रांस के साथ मिलके करनी है। बेसिकली हम यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि एक रोड मैप है 2025 तक कि क्या क्या हमने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके करना है। उसमें ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस की चीज़ें भी जो है वो शामिल हैं। और इसी के साथ एक ईयू मिनिस्ट्रियल फोरम इंडो पैसिफिक से रिलेटेड हुआ, जिसको अटेंड किया एस जयशंकर जी ने। ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के अंदर हुआ है। और इसके अंदर स्पेशली बात की गई कि इंडो पैसिफिक में यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडो पैसिफिक एरिया में उसको स्टेबल बनाने में इंडिया का साथ दे, ताकि इंडो पैसिफिक एरिया में हम चाइना की डोमिनेंस को क्या कर सकें, कम कर सकें। फिर एक म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये म्यूनिच मतलब जर्मनी के अंदर हुई है, और इसको भी एस जयशंकर जी ने अटेंड किया। ये 18 से लेकर 20 फरवरी के बीच में हुई है। तो सिंपल चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रख लेनी है, ताकि ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए खास करके इंटरनेशनल अफेयर्स से लेके और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ संबंध है, अभी यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर चल रही है, अभी इंडिया का कोई स्टैंड नहीं आया उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम किस तरह से कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन जो है वो बना रहे हैं। और यूनियन मिनिस्टर आपको पता है एस जयशंकर जी, जो कि पहले एक IAS ऑफिसर थे, लेकिन अब राज्यसभा के मेंबर हैं ये गुजरात से, तो ये भी ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि वो एक नया पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर सके, IATA पे करके। तो इसके थ्रू जो है इंडियन एविएशन जो इंडस्ट्री है वो पेमेंट कर सकती है, और ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप आप कह सकते हो। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ जो है वो टाई अप किया है,
ताकि नया पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया जा सके जिसका नाम होगा IATA पे, ताकि इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो इंस्टेंट एयरलाइन पेमेंट्स जो है वो कर सकती है। तो जो IATA पे है ये इंडिया का स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेस पे होगा, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो एक आप कह सकते हो एप्लीकेशन है या उसका एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं स्टेट टू बैंक पे, उसके थ्रू इसको स्टार्ट करेंगे। और स्टेट टू बैंक पे जो है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मोड है जिसमें आप कई तरह से पेमेंट जो है वो कर सकते हो। और ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड जो है वो IATA के चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ IATA पे की मदद से अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को जो है वो मिल जाएंगे। जैसे IATA पे जो है वो इंस्टेंट पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि UPI की मदद से भी जो पेमेंट की जा सकती है या स्कैन करके भी पेमेंट जो है वो की जा सकती है। तो पेमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा और ई-कॉमर्स सोल्यूशंस जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तो ओपन बैंकिंग को ये फोकस करता है और रियल टाइम पेमेंट जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में याद रखना है, इसका इंडिया में हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है और CEO जो है वो ज़रीन दारूवाला हैं, ज़रीन दारूवाला, याद रख सकते हो आप। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु कंडक्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकेथन सैन्य रण क्षेत्रम 2021। तो सैन्य रण क्षेत्रम मतलब हमने जो है वो आर्मी के अंदर नई टेक्नोलॉजी का विकास करना है, उसके लिए हैकेथन, उसके लिए ये कंपटीशन, उसके लिए चैलेंजेस जो है वो लॉन्च किए गए जिसका नाम है सैन्य रण क्षेत्रम। तो आपने इसी को स्लाइड से ही याद रख लेना है और ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और आप देख सकते हो ये प्रोफिशिएंसी और एक्सपर्टीज को इंप्रूव करेगा, बिल्कुल प्रमोट करेगा, इंप्रूव करेगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन होगा, तो नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी और इंडियन आर्मी को हम सशक्त कर सकते हैं, इंडियन आर्मी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बाहर से जो चीजें लेते हैं वो इंडिया में ही बना सकते हैं। और इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी की तरफ से, लेकिन साथ में एक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे स्थित है, गांधीनगर गुजरात में। तो इसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस के थ्रू कंपटीशन करवाए गए ताकि नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या साइबर स्किल्स जो हैं वो डेवलप की जा सके। तो सिंपल क्वेश्चन, स्लाइड से ही इसको याद रखो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने जो है वो टॉफी इंश्योरेंस के साथ, देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है टॉफी इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उसने ट्रैवल इंश्योरेंस सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किए हैं। कौन सी कंपनी के साथ मिलके? ये है ईज माई ट्रिप। तो आंसर याद रखना है सी। तो ईज माई ट्रिप ने टॉफी इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है ताकि वो फ्री ऑफ चार्ज, ये बहुत बड़ी बात है, फ्री ऑफ चार्ज और फुल रिफंड मेडिकल पॉलिसी, फुल रिफंड मेडिकल पॉलिसी, ये दो चीजें याद रखनी है। एक तो फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा, एक फुल रिफंड मेडिकल पॉलिसी जो है ये आपको टॉफी इंश्योरेंस की तरफ से दिया जाएगा। तो ईज माई ट्रिप पार्टनर्स इंश्योरटेक फर्म टॉफी फॉर टेलर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस प्लान्स। तो इससे क्या होगा, जो फ्री ऑफ चार्ज पॉलिसी है, कस्टमर जो है वो कंप्लीट रिफंड मिल जाएगा। अगर आप कोई एयरलाइन आपने बुक करवाई हुई है, उसने पैसे काट लिए हैं, लेकिन आप अपनी बीमारी के कारण नहीं जा पाए हैं, तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक काम जरूर करना पड़ेगा कि जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, मेडिकल बिल्स जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है वो आपको ये क्लेम जो है वो मिल पाएगा। तो टॉफी इंश्योरेंस जो है वो सारे के सारे ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो मैनेज करेगा ईज माई ट्रिप कस्टमर्स के, ताकि अगर कल को कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, किस कारण हो रही है, अगर मेडिकल इमरजेंसी के कारण हो रही है तो फुल रिफंड मिल जाएगा, अदरवाइज और कारणों के कारण हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग रिफंड जो है वो आपको मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि इस सर्विस को अवेल किया जा सकता है ईज माई ट्रिप की वेबसाइट पे भी और ईज माई ट्रिप की एप्लीकेशन पे भी, लेकिन जैसे ही आप फ्लाइट बुक करोगे तो इस इंश्योरेंस को साथ में टिक जरूर करना है ताकि आपको ये इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मिल सके। तो ईज माई ट्रिप के बारे में याद रखें, इसको 2008 में स्थापित किया गया था और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो निशांत पीटी हैं, निशांत पीटी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो रिसेंटली न्यूज में थी और इसको कब लॉन्च किया गया था, कौन से साल में लॉन्च किया गया था? तो आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि 24 फरवरी 2022 को इस स्कीम के 3 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, थर्ड एनिवर्सरी जो है वो हमने मनाई है। और इसका मतलब इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, 24 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? गोरखपुर यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर किसान, या आप इसको नाम दे सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसके तहत जो है वो कुछ पैसे जो है वो फार्मर्स को दिए जाएंगे। तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है ये। और इस स्कीम के तहत जो है वो 6,000 रुपये एक साल में किसान को दिए जाएंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 4-4 महीने के गैप में, और 2-2 हज़ार रुपये की राशि जो है वो 4 महीने बाद उनके बैंक अकाउंट में डाली जाएगी। तो अभी तक अगर डाटा देखें तो 1,80,1
1,80,000 करोड़ रुपए जो है, मतलब 1.80 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो किसानों को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए गए बैंक अकाउंट्स में पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत। तो पहले इस स्कीम के अंदर ये होता था कि सिर्फ छोटे फार्मर्स जो कि 2 हेक्टेयर तक की लैंड को ही कल्टीवेट करते हैं, उसमें फसल को बोते हैं, तो उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। लेकिन बाद में ये कर दिया गया कि सारे फार्मर्स ही इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो मेन मकसद यही है कि इनकम सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को दी जा सके, ताकि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं किसान जो है वो अपने खेत के अंदर वो उसको कवर कर सकें, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो डोमेस्टिक नीड से रिलेटेड है। और अभी रिसेंटली बजट जो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया उसमें 68,000 करोड़ रुपए जो है वो पीएम किसान निधि को दिए भी गए हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। सारी चीजें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इसको चलाया जा रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके? नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरेना। मोरेना कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी जो है वो ढूंढी गई है, ये यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स की तरफ से ढूंढी गई है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों आपने याद रखना है, इसका नाम है एल्क्योनियस। एल्कोनियस। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो जो ये नई जाइंट रेडियो गैलेक्सी जो है वो ढूंढी गई है, इसको जाइंट रेडियो गैलेक्सी एल्कोनियस का नाम भी दिया गया है, और ये लार्जेस्ट एवर गैलेक्सी मानी जा रही है जो रेडियो गैलेक्सी के नाम से जानी जाएगी। और ये 3 बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो दूर है यहाँ से। और आप कह सकते हो कि कॉस्मिक वेब जो है वो आसपास बना हुआ है 240 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ द सन। इतना ज्यादा हैवी जो है वो आसपास जो है वो कॉस्मिक वेब जो है वो बना हुआ है। तो आप कह सकते हो सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये जो एल्क्योनियस है, ये नाम जो है वो क्यों पड़ा? ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से नाम जो है वो लिया गया है। इसको माना जाता है कि वन ऑफ द सन ऑफ यूरेनस है, तो उसके नाम से जो है वो इसको लिया गया है। लेकिन रेडियो गैलेक्सीज होती क्या है? वो गैलेक्सीज बेसिकली जो बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स छोड़ती हैं, बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स जो हैं वो छोड़ती हैं, हाई रेट ऑफ रेडियो वेव्स छोड़ती हैं, उनको रेडियो गैलेक्सीज कहा जाता है। और ये गैलेक्सीज के अंदर जो है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी होता है, जो कि बिल्कुल आपको एक सेंटर में मिलेगा, और इसीलिए जो है वो बहुत ज्यादा इसमें आप कह सकते हो रेडियो वेव्स जो है बाहर की तरफ आती हैं, इसलिए इनको रेडियो गैलेक्सी नाम दिया जाता है। अपने नाम जरूर याद रखना है, नाम क्या है इसका? एल्कोनियस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंस्टीट्यूट की मदद से जो है वो इंडिया में तैयार किया गया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसका टेस्ट जो है वो उन्होंने किया है। यह आईआईटी दिल्ली की मदद से दोस्तों किया गया है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है या लिंक जो है वो टेस्ट किया गया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इससे पहले डीआरडीओ जो है वो ये टेस्ट कर चुका है, लेकिन अब ये टेस्ट जो है वो 100 किलोमीटर दूर 2 जगहों के बीच में किया गया। एक प्रयागराज में स्थित थी, एक जो है वो कहां पे स्थित थी? विंध्याचल में, लेकिन दोनों यूपी में थी। तो 100 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस था, और दोनों में कुछ चीजें शेयर की गई, आपस में मैसेजेस शेयर किए गए, जो कि एक स्पेशल सिक्योर की के थ्रू जो है वो शेयर किए गए और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। और कंट्री जो है, अब इन्होंने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेट तो कर लिया, एक सिक्योर की ट्रांसफर जो है वो उन्होंने कर लिया। तो मिलिट्री ग्रेड की कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की, ये बेसिकली होती क्या है कि अगर आपने डिफेंस, खास करके मैं डिफेंस की बात करूं, अदरवाइज इसको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, डिफेंस और जो एजेंसी है उसके बीच में अब देखो बहुत सी बातें ऐसी होगी जो बहुत ही सिक्योर होंगी, जो किसी और को ना पता लग सके। तो अगर किसी और को ना पता लग सके तो इनको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, आपस में ये बात कर सकते हैं, कोई मैसेज शेयर करना है, कोई पिक्चर शेयर करनी है, ये कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछाई जाती है, इसमें एक सिक्योरिटी की शेयर की जाती है। ये सीक्रेट की या सिक्योरिटी की जो होगी वो सिर्फ इन दोनों को ही पता होगी। तो जब ये आपस में ये शेयर करेंगे तो उसी की के थ्रू, सिक्योर की के थ्रू जो है ये मैसेज शेयर होंगे, और इनको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी ये है दोनों ही कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। और डीआरडीओ इससे पहले भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर चुका है, लेकिन वो सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी में थी, और अब ये 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी में भी इसका टेस्ट कर चुका है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके डिफेंस सेक्टर के लिए। और डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया है। डीआरडीओ के चेयरमैन जो है वो जी सतीश रेड्डी हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
ये पिक्चर से करोगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्होंने 2 रिपोर्ट्स जो है वो बेसिकली रिलीज जो है वो यहाँ पे की हैं। एक रिपोर्ट का नाम है कोविड-19 इंडिया वैक्सीन डेवलपमेंट स्टोरी, वैक्सीन डेवलपमेंट स्टोरी की किस तरह से इंडिया ने वैक्सीन को डेवलप किया, और एक है इंडिया कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन स्टोरी, बनाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन करना है क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है जिसको ये लगाना है। तो दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो रिलीज की गई हैं। तो दोनों ही रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन डेवलपमेंट जर्नी जो है वो बेसिकली किस तरह से रही और किस तरह से हमने इसको एडमिनिस्ट्रेट किया, किस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सहयोग किया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने इसमें सहयोग किया, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो किस तरह से चला और कौन सी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अप्रूव की गई ताकि बहुत ही अच्छे से इसको एडमिनिस्टर किया जा सके। और खास करके इस रिपोर्ट्स, दोनों ही रिपोर्ट्स के अंदर ये जानकारी दी गई कि बहुत बड़े चैलेंज थे क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण बहुत बड़े पार्ट को जो ये वैक्सीनेशन लगानी थी तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और इवन जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, कोविन एप्लीकेशन होगी, आरोग्य सेतु होगी, इसकी मदद से हमने इसको बहुत ही तेजी से जो है वो आगे बढ़ाया है। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हैं वो हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात है, राज्यसभा के ये मेंबर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स हैं उसमें कुछ चेंज किया है प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट के लिए ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हम खत्म कर सकें। तो ये अमेंडमेंट की गई है। अब इन रूल्स को कहा जाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022। इससे पहले ये 2016 में आए थे ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम एलिमिनेट कर सकें और कोई नए अल्टरनेटिव जो है वो प्रमोट कर सकें। तो जो गाइडलाइंस हैं ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये पूरी की पूरी तरह रोक लगाती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 खत्म कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जो पूरा का पूरा पोल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट के कारण वो इंडिया में खत्म होना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लास्टिक पैकेजिंग को लेके भी जो है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा रीयूज मटेरियल यूज करें, रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज करें और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कंटेंट का यूज करें, या फिर अगर ऐसा मटेरियल है जिसकी दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता तो एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल जो है वो होना चाहिए प्रोड्यूसर्स के द्वारा, इंपोर्टर्स के द्वारा या ब्रांड ओनर्स के द्वारा। क्योंकि ईपीआर गाइडलाइंस ये बताती हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी चलनी बहुत जरूरी है, खास करके प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर, कि अगर कहीं पे चला गया है तो इसका मतलब फिर उसको दोबारा से रीयूज करके आप फिर से यूज कर सकते हो। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी जो वो चलती रहनी चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ एंड टू लाइफ डिस्पोजल है तो इसको हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको गाड़ी, जैसे कि आप कह सकते हो कि गाड़ी सड़क पे चल रही है तो सड़क बनाने के लिए यूज कर सकते हो, वेस्ट टू एनर्जी बनाने में यूज कर सकते हो, वेस्ट टू ऑयल बनाने में यूज कर सकते हो, सीमेंट में यूज कर सकते हो। तो इस तरह की चीजों में आप इसको यूज कर सकते हो अगर वो दोबारा से रिसाइक्लेबल नहीं है। तो एक साथ में यह भी कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक एक ऑनलाइन पोर्टल भी जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्थापित कर देगा, जिसमें कोई एनुअल रिटर्न्स जो है वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से, इंपोर्टर्स की तरफ से या ब्रांड ओनर्स की तरफ से जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स हैं या प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को जो तैयार करते हैं वो अपनी फाइल जो रिटर्न्स है वो यहाँ पे फाइल करेंगे। और इस पोर्टल की मदद से आप कह सकते हो एक सिंगल ऐसा रिपोजिटरी बन जाएगा, एक सिंगल ऐसा डाटा बन जाएगा जो कि इस एक्सटेंडेड जो ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। और 2016 के जो रूल्स हैं वो 2022 में जो अमेंडमेंट है उसको पूरा करने में हेल्प मिलेगी। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हमारे पास कौन से हैं? भूपेंद्र यादव हैं और ये राज्यसभा के मेंबर हैं कहाँ से? राजस्थान से। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है कि मूडी ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले इन्होंने 9.2% कहा था कि इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि 9.5% तक जो है वो मार्च 2022 तक जो है वो इंडिया ग्रो कर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भी आइडिया दे दिया है कि 8.4% इंडिया ग्रो करेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और भी इश्यूज जो है वो कई आ सकते हैं, जिसके कारण इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.4% की ग्रोथ ही करेगा। और मूडीज बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए से ये बिलोंग करती है। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इंडियन रेलवे ने इंडिया का बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी खोला है। कहाँ पे? किशनगंज में खोला जाएगा, दिल्ली के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट जो है वो पेश किया 2022-23 का, और साथ ही साथ एक पहला सेपरेट एग्रीकल्चर बजट भी जो है वो पेश किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, और खास जो फोकस किया गया वो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी और टूरिज्म के ऊपर फोकस किया गया है। और
खास करके कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, क्योंकि कोविड से ऑलरेडी लोग बहुत परेशान है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो पैसा कम है, जिसके कारण जो है ये नहीं, कोई भी नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया। और राजस्थान का पहला जो है वो एग्रीकल्चर बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया अलग से। नेक्स्ट डीएडी, जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है, कि जो पेंशन सर्विसेज हैं वो स्पर्श प्लेटफॉर्म के अंदर मिला करेंगी। मतलब सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये पूरा का पूरा मतलब है स्पर्श का। ये एक ऑनलाइन पेंशन डिस्पर्सिंग मॉडल है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मकसद है कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको पेंशन लेने में या उनकी कोई भी प्रॉब्लम है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो दूर कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पेंशन रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो रिमोट एरियाज में जो सर्विसमैन रह रहे हैं उनको ये सारी सर्विसेज जो हम ऑनलाइन ही मिल सकें। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कहा है कि जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, या आप कह सकते हो इसका सिंपल तरीके से कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशंस हैं, वो सितंबर 2025 तक जो है वो लागू करने हैं, क्योंकि अक्टूबर 2021 में गाइडलाइंस जारी की गई थी कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन होंगी। मतलब एक निचले पायदान पे एनबीएफसीज होंगी, फिर इस तरह से ट्रायंगल बेस्ड जो है वो हम बनाएंगे इसको। तो जो बहुत ज़्यादा के ऊपर निगाह रखनी है वो ऊपर रखेंगे, जो बहुत ही कम निगाह रखने वाले हैं वो नीचे रखेंगे। तो अगर 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो उनको कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो अपनाने होंगे। ये सितंबर 2025 तक जो है वो लागू करनी है, पहले ये 1 अक्टूबर 2022 तक जो है वो लागू करनी थी। इंडिया रेटिंग ने कहा है कि 8.6% ग्रो करेगा। अभी हम मूडीज की बात कर रहे थे, मूडी ने 9.5% कहा है, लेकिन इंडिया रेटिंग्स की तरफ से कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 22 में ये इंडिया 8.6% जो है वो ग्रो करेगा। इससे पहले इन्होंने 9.2% कहा था। सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो बनाया गया 24 फरवरी 2022 को। तो सिंपल आप इसको याद रख सकते हो कि जो हमारा एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, वो इसको खास तौर से सेलिब्रेट करता है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट की स्थापना की गई थी 24 फरवरी को 1944 में। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप कह सकते हो, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो इसको सेलिब्रेट करता है। और आपने इसको खास तौर से याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसके जो चेयरमैन है करंटली विवेक जौहरी हैं, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसका जो मोटो है वो है टैक्स कलेक्शन इन सर्विस ऑफ नेशन, टैक्स कलेक्शन इन सर्विस ऑफ नेशन। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था कल का? रुपया जो है वो हमारी कंट्री में रुपया नाम से कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो मैंने आपको हिंट बताया था कि 1540 से लेकर 1545 तक एक शासक थे जिन्होंने इंडिया में रूल किया था। हुमायूं को हराया था इन्होंने 2 बैटल्स के अंदर। उसके बाद ये 5 साल तक रूल करते हैं और इनका नाम था शेरशाह सूरी। बेसिकली जो रुपया वर्ड है या रुपी वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड रुपयाकम से जो है वो निकाला गया है। इसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन, तो वहां से ये निकाला गया। तो ये शेरशाह सूरी ने जो है वो स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आते हैं कि जो इंडियन रुपी साइन आप यूज करते हो, जो इस तरह से जो है वो आपको दिखता है, ये किसने डिजाइन किया था? तो थोड़ा सा आपने मुझे आइडिया जरूर देना है। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हो, इसलिए इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और दोस्तों, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।